हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 2 के सॉल्यूशन वीडियो के बारे में। बिकॉज यूनिट 1 हमने ऑलरेडी कवर अप करवा दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर जो दो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो कौन कौन से होंगे, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो। एक तो प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा चांसेस है आने का, आ सकता है। क्या पूछा जाएगा, तो भाई कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन पूछा जाएगा। मैक्रोलाइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एंटी मलेरिया एजेंट्स। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन प्रोडक्ट से देना चाहिए उनको एग्जाम में। तो इस टाइप से आपके जो दो लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे वो इजीली सॉल्व आउट हो जाएंगे। सिर्फ आपको ये 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं और बहुत ही सिंपल और ईजी है। तो गाइस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे मैक्रोलाइट्स। तो बहुत ही इजी वे में समझेंगे। तो जो ये मैक्रोलाइट्स है ना, ये जो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज है, ये प्रोड्यूस करते हैं इन मैक्रोलाइट्स एंटीबायोटिक को। अब ये जो मैक्रोलाइट है ना, ध्यान से देखोगे तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक हो गया मैक्रो और एक हो गया लाइट्स। तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा यानी लार्ज, और लाइट्स मतलब इलेक्ट्रॉन की रिंग। तो आप देखोगे मैक्रोलाइट्स में तो बड़ी सी इलेक्ट्रॉन की रिंग होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जनरली जो इलेक्ट्रॉन की रिंग होगी इसमें, वो जनरली 14 to 16 एटम्स उसके अंदर होंगे, और साथ ही डीऑक्सी शुगर भी होगा जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा आप देखोगे इलेक्ट्रॉन रिंग से अटैच होगा। और किससे, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अब यहाँ पे हम बात करेंगे केमिस्ट्री पूछा जाता है, आप देखोगे क्वेश्चन पेपर्स में। तो गाइस केमिस्ट्री में आपको सिंपल सा ये एक स्ट्रक्चर आपको बना देना है। जनरली एराइथ्रोमाइसिन का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल स्ट्रक्चर आपको एक बना करके, और इसके केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा आपको बताना होगा। बहुत ही सिंपल ये स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको बनाने को बताऊँ तो बहुत ही सिंपल आप इस टाइप से बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सिंपल से आपको बेंजीन रिंग जैसा बनाना है। फिर अगेन आपको बस ये इधर के साइड में कर देना है, और ये बस एक ये मैंने कर रखा है OH के लिए। उसका सिंपल सा फिर एक बड़ा सा बेंजीन टाइप का आपको स्ट्रक्चर में लेके आना है। सिंपल से ये हो गया। एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगेगा, उसके बाद ये आपका कंप्लीट एक स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद जो यहाँ पे देख रहे हो, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन। तो यहाँ पे एक थर्ड पोजीशन पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड गया है, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो एक फिफ्थ पोजीशन पे गया है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पे अपना अटैचमेंट कर लोगे आप यहाँ पे, और उसके बाद ये जो O है, इसके बाद भी बहुत ही सिंपल से एक बेंजीन का रिंग बनाना है। तो देख सकते हो कितना सिंपली मैंने यहाँ पे फॉर्म कर लिया। इसी टाइप से आपको भी फॉर्म कर लेना और यहाँ पे अटैचमेंट कर देना, और यहाँ पे नीचे की साइड में भी एक बेंजीन का रिंग बना देना है आपको। सिंपल सा बेंजीन रिंग जैसा नॉर्मल होता है, तो यहाँ पे और अटैचमेंट जो है वो कर देना है। तो इस टाइप से यहाँ पे आप देखोगे ना, तो बहुत ही सिंपल है ये। मैं कह रहा हूँ कि 2 बार आप अगर इस स्ट्रक्चर को बना लोगे, थर्ड टाइम आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना सिंपल स्ट्रक्चर है। तो अब बात कर लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, इस ऑक्सीजन के बाद से यह हमारा फर्स्ट कार्बन जो है वो ये वाला है। उसके बाद यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल ये 13 कार्बन है, और 14th जो है वो ऑक्सीजन एटम है। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन की रिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो अमीनो शुगर, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, और ये हमारा कौन सा है, डिसोसामाइन है। और नीचे की साइड जो आप देख रहे हो, ये न्यूट्रल शुगर है, जो कि क्लैडिनोस है। अब ऊपर की साइड यहाँ पे एक कीटोन का ग्रुप होता है, और यहाँ पे डाइमिथाइल प्रेजेंट होता है, और एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यही सारी बातें आपको लिखनी है यहाँ पे। केमिस्ट्री में क्या लिखोगे, वही तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो लिखोगे। जो मैक्रोलाइट्स है, ये मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन की रिंग है, जिसके अंदर देखा गया है कि 12 से 16 एटम हो सकते हैं। 14 to 16 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 12 से 16 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप है ना, वो 9th कार्बन पोजीशन पे है। ये आपको बताना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसके अंदर अमाइनो शुगर, न्यूट्रल शुगर के बारे में आप बता सकते हो कैसे लिंक है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा लिंक है। उसके अलावा यहाँ पे आप बता सकते हो जो डाईइथाइल अमाइनो मोइटी है शुगर, वो जो है वो कंपाउंड को बेसिक नेचर प्रोवाइड करवाता है और हेल्पफुल होता है सॉल्ट फॉर्मेशन के दौरान पे। तो ये सब आप बता सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है डिजीज़ से ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अब क्लासिफिकेशन पे आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्रोलाइट्स आए और क्लासिफिकेशन आए, ये तो सभी क्वेश्चन में आता है ना क्लासिफिकेशन, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्रोलाइट्स के अंदर देखा जाए तो 12 मेंबर की रिंग, 14 मेंबर की रिंग, 15 मेंबर रिंग और 16 मेंबर रिंग के अकॉर्डिंग में बांटा गया है। इसके यानी स्ट्रक्चर में एक एक कंपाउंड बनाते हुए ये क्लासिफिकेशन किया गया है
नंबर ऑफ कंपाउंड्स पे। अब यहाँ पे देखा जाए तो 12 मेंबर वाले में मिथामाइसिन हो गया, 14 मेंबर में न्यूट्रल और सेमी सिंथेटिक। न्यूट्रल के अंदर एराइथ्रोमाइसिन आता है, जिसके अंदर आपने देखा होगा एराइथ्रोमाइसिन ए, एराइथ्रोमाइसिन बी, एराइथ्रोमाइसिन सी, मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया है। सेमी सिंथेटिक में क्लेरिथ्रोमाइसिन, रोक्जिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन। 15 मेंबर में एजिथ्रोमाइसिन, जो कि बहुत ज़्यादा आपने भी इसका यूज़ किया होगा। तो 16 मेंबर में स्पिरामाइसिन। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये आखिर काम कैसे करते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। तो देखते हैं यहाँ पे जो मैक्रोलाइट्स होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स होते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी कोलॉजी में कवर अप कर रखा है। ये अफेक्ट करते हैं 50s सब यूनिट को। जैसा कि हमें मालूम है एक 50s और एक 30s होता है और एक mRNA होता है। जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है बैक्टीरिया में, ये दोनों आकर के कंबाइन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कंबाइन हो गए। कंबाइन होने के बाद जो 50s आप दिख रहा है, अब यहाँ पे जो होता है ना साइट्स होता है, एक ए साइट, असेप्टर साइट और एक पी साइट, पेप्टाइड साइट। तो पी पे जो होता है साइट वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए होता है, ए असेप्टर साइट होता है जहाँ पे अमीनो एसिड्स टीआरएनए जो है वो लेके आने का काम करता है। तो क्या होता है जब ए वाले पे फॉर्म हो जाता है, जो कोडन्स आते हैं, उसके बाद रीडिंग होता है mRNA का, उसके बाद जब ये फॉर्म कर लिया इसने, तो उसके बाद जब ये ए से पी पे जाता है तभी तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा और उसके बाद वो निकल जाएगा। बट यहाँ पे जो हमारा है ना मैक्रोलाइट्स, ये इसी को इनिबिट कर देते हैं। अब भाई कि नहीं जा सकता, जो ए वाले पे फॉर्म हो गया हमारा ऑलरेडी, वो अब बी वाले पे नहीं जा, पी वाले पे नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से ए साइट खाली नहीं होती है और टीआरएन जो है वो नया जो कोडॉन्स जो लेके आता था 3 के पेयर में, वो अब नहीं लेके आ पाएगा। अब लेके आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब ए साइट खाली नहीं है। तो वही हमारा काम करता है, यानी ट्रांसलोकेशन में ये ब्लॉक कर देता है। तो यही आपको बताना है, इसके यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। मैक्रोलाइट्स एक्ट बाय ब्लॉकिंग ट्रांसलोकेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम ए टू पी साइट, जो कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद यही जो टीआरएनए है वो नया अमीनो एसिड्स लेके आएगा, बट वो कोई हेल्पफुल नहीं होगा बिकॉज ए साइट भरा हुआ है, और जिसकी वजह से टर्मिनेशन या स्टॉप हो जाएगा पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन का और इनिबिट हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब ये इनिबिट हुआ है तो इसलिए बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी है, बैक्टीरियोसाइडल नहीं है, किल थोड़ी कर रहा है पूरा, बैक्टीरियोस्टैटिक है, स्टॉप कर रहा है ग्रोथ को। तो अब इसके अंदर जो एराइथ्रोमाइसिन, जैसा अभी मैंने आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया था वो जनरली एराइथ्रोमाइसिन का ही है। और गाइस यहाँ पे ऐसा कंफ्यूज मत होना, R1 की जगह पे यहाँ पे OH ही होता है और R2 की जगह पे OCH3 होता है, वो जनरली मैंने यहाँ पे बना दिया है। और एक यहाँ पे आप देखोगे तो CH3 यहाँ पे लगा हुआ है, इसको आप बाहर से भी कर सकते हो, मैंने अंदर के साइड से कर दिया है, तो उसके लिए आप कंफ्यूज मत होना। सेम स्ट्रक्चर है, आपको यही स्ट्रक्चर हर जगह बनाना है, बस आपको एजिथ्रोमाइसिन में थोड़ा सा चेंजेस है। अब एराइथ्रोमाइसिन जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम मैक्रोलाइट्स है, यानी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों पे काम करेगा। ओरल मैक्रोलाइट एंटीबायोटिक है, ओरल यूज़ किया जाता है। यूजेस हमेशा पूछा गया है, यूजेस तो आपको यूजेस में बताना क्या है। इसका यूज़ करते हैं हम RTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कॉज किए हुए रहते हैं, उनसे ट्रीट करवाता है। और साथ ही न्यूमोनिया के लिए बहुत अच्छा ये ड्रग है उन पेशेंट्स को। और यहाँ पे एक ADR जो कि बहुत ज़्यादा वो एक लिखा जाता है स्पेसिफिक, हर एक एंटीबायोटिक का अपना खुद का होता है। जैसे इसका आप बता सकते हैं एनोरेक्सिया, हेपोटोटॉक्सिसिटी। तो बाकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ये वो लिखोगे तो उससे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है, आपको ये इस टाइप का स्पेसिफिक लिखना होगा। जैसे क्लेरिथ्रोमाइसिन का काम क्या है, तो अल्टर कर देता है टेस्ट को, क्यूटिव प्रोलोंगेशन करता है। ये इसके मेन जो ADR है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको इस टाइप से थोड़ा पढ़ना होगा, बिकॉज अगर आएगा क्लासिफिकेशन तो ड्रग का यूजेस और ADR भी आता है, अगर आपने एग्जाम दिया हो तो आपको फोकस में होगा। इट इज़ अ सेमी सिंथेटिक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये भी वैसे ही है, बस थोड़े थोड़े सा जगह पे चेंजेस होता है, अदरवाइज जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरा सेम। सॉरी गाइस, थोड़ी सी नॉइज आ रही थी। अब यहाँ पे क्लेरिथ्रोमाइसिन का मेन आपको जो ADR है वो बता दिया। यूजेस की अगर हम बात करें, हाँ, क्लेरिथ्रोमाइसिन जो होता है ये सेमी सिंथेटिक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। ये कहाँ से मिला है, तो वही एराइथ्रोमाइसिन से ही। अब सेमी सिंथेटिक है तो वहीं से आपने फॉर्म किया है इसको। और उसके बाद ये लेस गैस्ट्रिक इरिटेशन है देन एराइथ्रोमाइसिन, यानी उससे कम इसका ADR है। यूजेस की बात करें तो ट्रीट करता है बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस को, निमोनिया को, स्किन एंड सेक्सुअल इन्फेक्शन, ये आप बता सकते हो यूजेस में। एजिथ्रोमाइसिन
इसका मेन एडीआर हिपेटोटॉक्सिसिटी, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपके 1 नंबर वो काट सकता है एग्जामिनर। इस टाइप से आपको एडीआर लिखना है, एक ही लिखो बट एकदम जो सॉलिड वाला है, जो एकदम मेन है वो लिखना है आपको। ये सेमी सिंथेटिक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है जो कि अगेन एरिथ्रोमाइसिन से ही। अब यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है, एसिड स्टेबल है यानी स्टमक के अंदर स्टेबल है, डिग्रेड नहीं होगा। यूएसएस की बात करें तो ब्रोंकाइटिस, मिडल ईयर इन्फेक्शन, निमोनिया, स्किन एंड सेक्सुअल इन्फेक्शन, ये आप बता सकते हो बहुत अच्छे से। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये कितना मेंबर का है, आई थिंक 14 मेंबर का है। तो इसके लिए आपको ध्यान से इसको ये एजिथ्रोमाइसिन तो 15 मेंबर है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक टोटल 15 ऑक्सीजन आ रहा है। तो टोटल 15 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन में। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक नाइट्रोजन आया होगा यहाँ पे 10th कार्बन पे। अब इसके बाद और इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी आप अगर एडीआर एक्स्ट्रा देखोगे तो नॉजिया, वॉमिटिंग, जीआई अपसेट, एब्डोमिनल पेन, ये सब तो करते हैं। तो ये लिखोगे तो उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एग्जामिनर को, वो उस टाइप के एडीआर लिखोगे तभी आपको फ़ायदा होगा। अब एससीआर आते हैं मैक्रोलाइड्स का। जनरली ये एरिथ्रोमाइसिन का स्ट्रक्चर है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा प्रॉपर स्कैनिंग नहीं हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, आपको एकदम सिंपल से बता रहा है, मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड आपको यहाँ पे नहीं रखना एग्जामिनर के सामने, एकदम सिंपल से बता दो जो जो आपको दिख रहा है। और इतने सारे ऐसे आ रहे हैं तो आपसे पढ़े भी नहीं जाएंगे और एग्जाम भी पास आ रहा है। तो कुछ इस टाइप से लिखो कि मतलब कि एक स्ट्रक्चर बनाओ और यहीं पर लिखते चले जाओ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो डाई मिथाइल और एक अमाइनो ग्रुप है। तो डाई मिथाइल जो अमाइनो है ये ज़रूरी होना चाहिए, नहीं हुआ तो अपना एक्टिविटी नहीं दिखा पाएगा ये। और इसको अगर चेंज कर दोगे तो एक्टिविटी डिमिनिश हो जाएगी या अबॉलिश बोल सकते हो, एक्टिविटी नहीं दिखा पाएगा फिर ये। उसके अलावा यहाँ पे जो आप OH देख रहे हो नीचे, वो अगर इसको रिप्लेस करोगे सल्फ़र या अमीनो ग्रुप से तो एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, लेकिन एडीआर जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे गाइस एक मस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताना भूल गया था, यहाँ पे लैक्टोन की रिंग होती है जनरली, और ये जो लैक्टोन रिंग है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्टिविटी दिखाने के लिए, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। तो गाइस इसको आपको नहीं भूलना है। तो गाइस ये थोड़ी सी चीज़ें बता दिया, और इसके अलावा आप यहाँ पे बता सकते हो। और देखो ध्यान से कैसे आप एसएआर में पूरा मार्क्स लाओगे। तो कार्बन नंबर 8 पे रिमूव करो, फ्लोरीन लगा दो, फ्लोरिथ्रोमाइसिन। तो आपको क्या करना है, ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है इसकी जगह पे कार्बन नंबर 8 है उसको हटाओ और वहाँ पे फ्लोरीन लगा दो। तो उसका एक स्ट्रक्चर बनाओ और ये पॉइंट लिख दो। कार्बन नंबर 10 पर नाइट्रोजन लगाओ, एजिथ्रोमाइसिन आपका बन गया, एक स्ट्रक्चर भी आपका बन गया, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है एसिडिक मीडियम में। तो गाइस इस टाइप से आप देखोगे तो आपके 3 स्ट्रक्चर बन गए, 2-3 पॉइंट बन गया, यानी एक पेज से अब तो आपने एससीआर में भर दिया। तो कुछ इस टाइप से आपको लिखना है। सिंथेसिस पे आते हैं। क्लोरामफेनिकोल का फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, अगर आएगा तो इसके साथ ये क्लोरामफेनिकोल पूछा जाएगा मैक्रोलाइट्स में। देखा गया है तो यहाँ पर मैंने कंपाउंड नहीं लिखा है। सो गाइस मैं दोबारा स्कैन करके ये यहाँ पे मेंशन कर दूंगा इसका नाम। तो ये जनरली आप देख सकते हो यहाँ पे ये पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है और एसेटाफिनोन, यानी पैरा नाइट्रो एसेटाफिनोन है। तो अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो अभी आप लिख लीजिए नोट्स में। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसको ब्रोमिनेशन करवाया Br2 से। तो आप यहाँ पे देखोगे तो HBr जो है वो रिलीज आउट हो जाएगा, एक Br यहीं का और एक H यहाँ का, तो CH2Br फॉर्म हो जाएगा, एक H कम हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पे HCl और इथाइल अल्कोहल से ट्रीट किया हेक्सामाइन के प्रेजेंस में। तो गैस देखोगे यहाँ पे तो जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है, यहाँ पे 6 कार्बन और N4 लिया हमने, तो यहाँ पे NH2 आकर के ऐड हुआ है CH2 के साथ, और जो Br है वो हट चुका है यहाँ से अगेन। अब यहाँ पे एसिटाइलेशन इसका करवाना है। एसिटाइलेशन करवाओगे तो CH3CO2O इससे करवाएंगे, और यहाँ पे CH3COH जो है वो रिमूव आउट होगा और आपको ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। जनरली मैं इनका नाम नहीं लिख रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये पी नाइट्रोफेनाइल एसाइल ब्रोमीन है। तो गाइस इस टाइप से अगर आप नाम लिखने लगोगे इन सभी का तो आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और मार्क्स भी कट जाएंगे अगर आप किसी का गलत लिख देते हो। तो इससे अच्छा है कि आप ना लिखो, पहले का नाम लिखना है और लास्ट में आपको जनरली जिसका बना रहे हो उसका नाम लिखना है। अब यहाँ पे एसिटाइलेशन करवाने के बाद उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड SCHO से करवाओगे और इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट से।
तो उसके बाद आपको एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होगा। इसके बाद आपको रिडक्शन करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में। तो फाइनली आपको एक और इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप थोड़ा देखोगे तो CH2OH आकर के यहाँ पे एडिशन हुआ है। उसके बाद फाइनली ऊपर की साइड में NaCO यहाँ पे अगेन एज इट इज़ वैसे ही है। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक OH आकर के एडिशन हुआ था, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमने जब यूज़ किया तो, और ऊपर से डबल बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ, सिंगल बॉन्ड H फॉर्म हुआ ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे क्या करवाना है, HCl और वाटर के प्रेजेंस में करवाना है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है CHOH एज इट इज़ वैसा ही है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो जो हाइड्रोजन है वो जनरली यहाँ से हाइड्रोजन हटता है H, और नीचे की साइड में यहाँ पे NH2 आकर के एडिशन हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे NH2 यहाँ से आ गया, और उसके बाद CH2 एज इट इज़ वैसे का वैसे ही। COCH3 जो है CH3CO जनरली वो यहाँ से, और एक Cl जो है वो रिमूव आउट हो गया यहाँ से HCl में से। अब यहाँ पे जो आपको फॉर्म हुआ है वो क्लोरामफेनिकोल बेस फॉर्म हुआ है। उसके बाद इसका रिजोल्यूशन और डाइक्लोरोमिथाइल एसीटेट से करवाएंगे जब, तो फाइनली CH3OH जो है वो रिमूव आउट होगा, और फाइनली हमारा जो है क्लोरामफेनिकोल फॉर्म हो गया। कभी भी सिंथेसिस बनाओ तो सबसे पहले क्लोरामफेनिकोल जैसा है तो इसका स्ट्रक्चर बना के तब बनाना स्टार्ट करो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रोड्रग के ऊपर है। जनरली क्या आएगा तो कॉन्सेप्ट आएगा, तो प्रोड्रग का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो सब कुछ क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। सिर्फ आपको ये छोटा सा वीडियो एक बार पूरा देख लेना है। जो प्रोड्रग्स होते हैं, सबसे पहले आपको भी मालूम है, आपने भी पढ़ रखा है, इनएक्टिव फॉर्म होता है। प्रोड्रग किसे बोलते हैं, जो इनएक्टिव फॉर्म में ड्रग हो, जब वो बॉडी के अंदर जाएंगे, जब उनका मेटाबॉलिज्म होगा तो इनएक्टिव से वो एक्टिव में फॉर्म होंगे, यानी बायोलॉजिकल एंड केमिकल चेंजेस होगा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद ही फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाएंगे। ऐसे ड्रग्स जो एक्टिव फॉर्म में है और बॉडी के अंदर जाके इनएक्टिव फॉर्म में हो जा रहे हैं, तब तो वो कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं दिखाएंगे। अब ये जो ज़रूरत क्यों पड़ी वो सब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में। तो पहले तो डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। अब देखा जाए, जो ड्रग है वो जनरली बैरियर जो हमारे अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो क्या करेंगे कि इसको प्रोड्रग में हम कन्वर्ट करेंगे। तो कंजुगेशन कर रहे हैं यहाँ पे, यानी एडिशन करवा रहे हैं। कोई भी कंपाउंड हो गया, जैसे लिंकर कोई भी हम ले रहे हैं, वो हम आगे देखेंगे यहाँ पे क्या क्या ले रहे हैं, कौन सा कैरियर ले रहे हैं। तो उसी से हम क्या करवाएंगे, इसका कंजुगेशन है, एडिशन करवा दिया, स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन, कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आकर के ऐड करवा दिया, जिससे ये क्रॉस करवा दे। और जैसे ही क्रॉस हो जाएगा ना, तो ये आपका प्रोडक्ट्स अभी इनएक्टिव फॉर्म में ही है। मतलब यहाँ पे तो एक्टिव फॉर्म में था जब हमने इससे करवाया, तो ये इनएक्टिव फॉर्म हुआ, इनएक्टिव फॉर्म में ये आ गया। आने के बाद जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंजाइमेटिक मतलब एंजाइम्स की मदद से या केमिकली वजह से इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो कैरियर है, आप बोल सकते हो कोई भी लिंकर है, वो हटेगा, और यहाँ पे जो हमारा ड्रग है वो अलग होगा, और ये अगेन एक्टिव फॉर्म हो जाएगा। और इसका जो कैरियर था, इसका कोई रोल नहीं होगा, इसका कोई एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। तो बस यही आपको समझाना था मेरे को, कि फाइनली इनएक्टिव फॉर्म से अंदर आ रहा है, एक्टिव फॉर्म हो रहा है, उसके बाद वो अपना जाके काम करेगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आप समझ जाओगे। फर्स्ट है फार्मास्यूटिकल ऑब्जेक्टिव, क्यों करते हैं हम प्रोडक्ट के, ये बनाते क्यों रहे, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो सके, स्टेबिलिटी और अच्छी हो सके, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ बेहतर हो, टू डिक्रीज इरिटेशन कम हो, पेन कम हो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दौरान। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो फार्माकोकाइनेटिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी अब्जॉर्प्शन को और अच्छा कर सके, डिक्रीज़ कर सके प्री सिस्टमेटिक मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से जो टाइम का प्रोफाइल है वो भी इम्प्रूव हो पाए, कम टाइम में जाकर के अपना रिस्पॉन्स जल्दी से अटैच होकर के अपना एक्शन दिखाए। अब आते हैं फार्माकोडायनेमिक्स ऑब्जेक्टिव, ADR जो है वो कम से कम हो और इम्प्रूव हो थेराप्यूटिक इंडेक्सेस का। अब आते हैं एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन आ गया तो सिंपल से आप बता सकते हो कि इंक्रीज़ करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, जैसे कि हम बात करें एम्पिसिलिन, जो कि एम्पिसिलिन ड्रग का प्रो ड्रग है। अब ये प्रो ड्रग होने की वजह से एम्पिसिलिन से अच्छी इसकी एब्जॉर्प्शन है और अच्छा से एक्शन प्रोवाइड करवाता है। अब ये बात करें इम्प्रूव साइट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी के बारे में, तो DP वेफ्रीन जो कि एपिनेफ्रिन का प्रो ड्रग है और ये बहुत अच्छा काम करता है।
प्रोलोंगेशन लंबे टाइम के लिए, तो टेस्टोस्टेरोन का एक प्रोड्रग है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट, जो कि जो टेस्टोस्टेरोन है उससे ज़्यादा देर तक ये काम करता है। तो इस टाइप से हम प्रोड्रग आजकल लॉन्च हो रहे हैं। डिक्रीज साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी, कम से कम होता है। नसेट्स आपको मालूम है साइड इफेक्ट्स कॉज करता है, तो उसके अंदर अगर हम बात करें जैसे सैलिसाइलिक एसिड का लोग यूज़ करते हैं, इसका प्रोड्रग आ गया एस्पिरिन। एस्पिरिन का देखा जाए तो सैलिसाइलिक एसिड से कम है, रेड्यूस है गैस्ट्रिक इरिटेशन, ये ज़्यादा करता है, ये कम करता है। तो इस टाइप से ये है। अब यहाँ पे इम्प्रूव टेस्ट एंड ऑर्डर की बात करें तो क्लोरामफेनिकोल पैल्मिटेट, जो कि क्लोरामफेनिकोल का प्रोड्रग है। अब बात करें क्लासिफिकेशन प्रोड्रग का, तो इसके अंदर कैरियर लिंक्ड प्रोड्रग्स, ट्राइपेप्टाइड प्रोड्रग और म्यूचुअल प्रोड्रग। यहाँ पे बाईपार्टाइड प्रोड्रग्स भी होते हैं बट वो कम स्टेबल होते हैं, इस वजह से मैंने उनके बारे में नहीं लिखा है, उनके बारे में उतना नहीं पढ़ना है आपको। मेनली इतना आप बता दोगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पॉलीमेरिक प्रोड्रग्स, बायो प्रिकर्सर्स, तो गाइस इसको आप समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला है कैरियर लिंक प्रोड्रग्स। कैरियर लिंक में क्या जनरली करते हैं हम लोग, जो हमारा यहाँ पे आप ड्रग देख रहे हो ये बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो इसका हम जो है एडिशन करवाएंगे, एक तरह से कॉन्जुगेशन करवाएंगे एक इनर्ट कैरियर के साथ, जिसकी वजह से ना कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा इन दोनों के बीच में। हमारा ये एक इनर्ट कैरियर और ये ड्रग हो गया। तो गाइस यहीं पे वो चीज़ लिखा है कि जो कैरियर लिंक प्रोड्रग्स होते हैं ये अटैच करते हैं एक कैरियर ग्रुप से और हमारा एक्टिव ड्रग से कोवलेंटली, जिसकी वजह से जो हमारा ड्रग है ना उसका फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होता है उसको चेंज कर देता है। और फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आपने बायो फॉर्म में पढ़ा हो तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए और मतलब डिफरेंट फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस टाइप से जो हमारा जो एक्टिव ड्रग है उसके बाद वो हाइड्रोलिटिक क्लीवेज के द्वारा अलग अलग होंगे, जैसे कि हमारा ड्रग और इनर्ट ड्रग ये दोनों अलग अलग होंगे। ड्रग अपना काम करने चला जाएगा, इनर्ट कैरियर का कोई काम नहीं रहेगा। सिर्फ आपको यही बताना था इनर्ट कैरियर के साथ आखिर क्या अटैचमेंट होगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा जिसकी वजह से ये इजीली क्रॉस करवा देगा जो बैरियर है उनको, और उसके बाद केमिकली इंजाइमेटिक क्लीवेज होगा, यानी एक तरह से बायो ट्रांसफॉर्मेशन हम बोल सकते हैं। उसके बाद ये अपने रिसेप्टर पर चला जाएगा। तो गाइस ये हो गया। इसका एग्जांपल आप बता सकते हो जैसे इपिनेफ्रिन के अंदर डिपिवैलिल ईस्टर ऑफ एपिनेफ्रिन। अब इसका मैंने स्ट्रक्चर नहीं बना रखा बिकॉज ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और क्लासिफिकेशन नहीं आया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी कि हमने इतना कुछ कर लिया और क्लासिफिकेशन नहीं आया। तो जनरली जो एक्चुअल में है वो पढ़ लेते हैं। ट्राईपार्टाइड प्रोड्रग के बारे में बात करें तो बाईपार्टाइड जो प्रोड्रग्स होते हैं वो मोस्टली जो फॉर्म होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इस वजह से ट्राई फॉर्म किया जाता है ताकि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाई वाले अनस्टेबल होते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसमें एक ड्रग होता है, एक लिंकर और एक कैरियर, ये तीनों आपस में अटैचमेंट होते हैं। जब बॉडी के अंदर ये जाते हैं तो एंजाइमेटिक क्लीवेज होता है जिसकी वजह से जो कैरियर है वो अलग हट जाता है। उसका काम ही है बस कि क्रॉस करवा देना, जो बैरियर है उससे क्रॉस करवा देना और क्रॉस जैसे ही हुआ उसका काम करना। ड्रग और लिंकर ये भी नेक्स्ट स्टेप में क्लीवेज होगा और जिसकी वजह से ड्रग जो है वो अकेला छूट के चला जाएगा। तो जनरली आप ट्राई मतलब तीन से याद रखना, लिंकर कैरियर ड्रग ये आपस में अटैच रहते हैं। अब बात करें म्यूचुअल प्रोड्रग्स। म्यूचुअल प्रोड्रग्स में क्या होता है, अब यहाँ पे म्यूचुअल सेम एक जैसी, तो हमें कभी दो ड्रग्स को देना हो तो अलग अलग क्यों दे, एक ही बार में दे देते हैं ना दोनों ड्रग को। तो उस टाइप से ये प्रोड्रग्स बनाए, कम डोज में दिया जाता है दोनों को, और ये जब बॉडी के अंदर जाएंगे तो दोनों को आपस में क्लीवेज होकर के अलग अलग होंगे और दोनों अपना अपना काम दिखाएंगे। ये दोनों ड्रग कभी होता है ना दो ड्रग को हमें देना होता है और दोनों ड्रग मतलब आपस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनस्टेबल हो, आपस में इंटरेक्शन कोई ना करे, दोनों अपना अपना प्रॉपर अलग अलग काम करें। तो एग्जांपल आप बता सकते हो यहाँ पे बेनोराइलेट प्रोड्रग्स हो गया ऑफ एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड का। उसके बाद नेक्स्ट है बायो प्रिकर्सर्स प्रोड्रग। अब बायो प्रिकर्सर्स की हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी कैरियर या लिंकेज या फिर कोई भी अदर ड्रग्स जो है वो अटैचमेंट नहीं होगा अपने एक्टिव ड्रग के साथ। जनरली जो हमारा ड्रग है ना उसका कोई एक स्ट्रक्चर होगा, उसके स्ट्रक्चर का मॉडिफिकेशन करके उसको दिया जाता है, बस ख़त्म। आप बता सकते हो स्ट्रक्चर का मॉडिफाइड करना, ख़त्म। उसके बाद जब वो मेटाबॉलिज्म होगा, मतलब मॉडिफाई इस वजह से करते हैं ना ताकि वो क्रॉस कर ले, इजीली क्रॉस कर लिए एक बार तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन उसका होगा तो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा वो। और जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसके अंदर आपने फेज़ 1 फेज़ 2 पढ़ा ही होगा, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन कॉन्जुगेशन ये सब रिएक्शंस होता है, इन्हीं द्वारा वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल डायज़ेपाम आप बता सकते हो। डायज़ेपाम आपने सुना होगा लेकिन ये प्रोड्रग है एक्चुअली, ये आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद ये कन्वर्ट होता है किसमें, उसके बाद ही वो अपना जो है वो मेन ड्रग एक्टिव फॉर्म में होता है, या भी इनएक्टिव फॉर्म ड्रग है। तो गाइस अब हम नेक्स्ट बात करें पॉलीमेरिक प्रोड्रग्स। पॉलीमेरिक यानी आप समझ सकते हो यहाँ पे पॉलीमर का आकर के यहाँ पे अटैचमेंट हो रहा है। ड्रग इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द पॉलीमर, पॉलीमर में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा ड्रग है और पॉलीमर के साथ। अब ये इसका काम क्या है, तो वही है नॉर्मल से जो अब तक का काम हम सुन ही रहे हैं कि वो इजीली क्रॉस करवाना है, उसके बाद जाएगा, उसके बाद वो अलग अलग होंगे दोनों और अपना जो है वो काम करेगा। मेनली आपको अगर देखा जाए तो इसके अंदर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने थे, जैसा कि मैंने सिंपल से यहाँ पे नाम लिखवा दिए हैं, और एक्चुअल में जो प्रॉपर वो काम क्या है, इसके अंदर क्या हम यूज़ कर रहे हैं वो आपको बता दिया। तो देखा जाए तो अगर वो डीपली घुसेंगे तो फिर थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा, अदरवाइज नॉर्मली ये क्वेश्चन आ सकता है क्लासिफिकेशन इतना लिखोगे तो मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, बट एग्जाम्पल मिस मत करना। बस एग्जाम्पल लिख दोगे तो उनको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आता है। अब वो इतना भी ऐसा नहीं है कि एकदम क्लासिफिकेशन को ही डिटेल में मांग ले, क्योंकि मेनली उनका काम है कि कॉन्सेप्ट पूछना, एप्लीकेशन पूछना। क्लासिफिकेशन तो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया है वैसे भी। सो गाइस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम बोल सकते हैं कि लास्ट वन से पहले वाला है, जो कि एंटी मलेरिया के ऊपर है। तो एंटी मलेरिया के अंदर जो भी लिखना वो मैं आपको नोट्स में वैसे भी दे दूंगा, बट एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए एक्चुअल में होता है क्या है। तो मलेरिया क्या होता है, तो ये जो मलेरिया है वो ह्यूमंस में कॉज होता है इन्फेक्शन जो कि पैरासाइट्स की वजह से होता है। किसके, तो प्लाज्मोडियम, जो ये प्लाज्मोडियम है इसके पैरासाइट्स की वजह से जनरली ये हमें मलेरिया होता है। इस दौरान क्या होता है कि जो हमारा लीवर्स है और जो हमारे आरबीसीज हैं तो इनमें इन्फेक्शन फैलने की वजह से ये मलेरिया कॉज होता है। अब हम मेन इसका इटियोलॉजी के बारे में आएंगे। तो उसके अंदर अब अगर हमने देखा जो प्लाज्मोडियम है ये जनरली 4 तरह के होते हैं। 4 देखें तो इनमें से जो पी वाइवेक्स है और पी ओवेल है, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक और है प्लाज्मोडियम ओवेल हो गया और एक प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम हो गया। तो फैल्सीफोरम वाला जो है ना ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो गाइस ये आप पॉइंट में बता सकते हो। और पी वाइवेक्स या पी ओवेल जो होते हैं वो जनरली इतना दिक्कत वाले नहीं होते हैं, ये नॉर्मली हो जाते हैं, बट उतना ज़्यादा ये दिक्कत नहीं देते हैं। बट इसमें लाइफ जाने का चांसेस रहता है, डेथ होने का, जो फैल्सीफोरम है यानी सेकेंड वाला। तो गाइस ये आप बता सकते हो। और इसके अलावा हम नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पे और क्या क्या लिखा है, यहाँ पे नोट में भी लिखा हुआ है जनरली। इसके अलावा हम देखें इसके साइकिल। सो गाइस आई होप आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा अच्छे से। तो गाइस सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इटियोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ। मॉस्किटो आया, मॉस्किटो कौन सा होता है यहाँ पे, एनाफिलस मॉस्किटो। तो गाइस ये नाम आपको लिख लेना है, एनाफिलस मॉस्किटो। तो और इसके बाद जब भी ये बाइट करता है, ये फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, बाइट किया इसने और ये ह्यूमन के अंदर चल रहा है ये प्रोसेस। मैं आपको एकदम कंफर्म कर दूं, ह्यूमन के अंदर जो चलता है ये असेक्सुअल चलता है, और जो मॉस्किटो के अंदर चलता है वो सेक्सुअल प्रोसेस चलता है। तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो ह्यूमन के अंदर जब भी इसने काटा एनाफिलस मॉस्किटो, तो एनाफिलस मॉस्किटो जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है, इनके पास वो होता है प्लाज्मोडियम इन देयर सलाइवा, जो स्पोरोजोइट्स होते हैं। तो स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं, इनके माउथ में होते हैं, और ये स्पोरोजोइट्स हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट होने के बाद ये आकर के एक जगह स्टोर होते हैं, वो स्टोर होते हैं हमारे लीवर के अंदर, लीवर सेल के अंदर। अब ये लीवर सेल के अंदर क्या होंगे, ग्रो होंगे, ग्रो होने के बाद इन्फेक्ट करेंगे। अब इन्फेक्ट करने के बाद से उसके बाद यहाँ से ये निकलने लगेंगे। अब यहाँ से ये निकलेंगे तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो मीरोजॉइट्स, तो मीरोजॉइट्स फॉर्म में निकले। अब ये मीरोजॉइट्स फॉर्म में निकल कर कहाँ जाएंगे, तो ब्लड के द्वारा आरबीसीज के वहाँ पे गए। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो आरबीसीज के आने के बाद उसके बाद ये क्या होगा, जो मीरोजॉइट्स है इसके अंदर, उसके बाद यहाँ से आरबीसीज के अंदर जब ये बढ़ने लगेंगे तो बस्ट होंगे वो भी आरबीसीज। तो बस्ट होंगे तो उसके अंदर से एक तो मीरोजॉइट्स अगेन निकलेगा, जो कि ये साइकिल को दोबारा रिपीट करेगा। मीरोजॉइट्स दोबारा आरबीसीज के पास आएगा और दोबारा आरबीसीज उसके अंदर मीरोजॉइट्स भी होगा और साथ में गैमीट्स भी होंगे। तो जो गैमीट्स है वो अलग हो जाएंगे और उनका अलग साइकिल है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। और दोबारा जो मीरोजॉइट्स है वो दोबारा ये साइकिल चलेगा। तो गाइस देख रहे हो ये साइकिल जो है वो एक रिपीट हो ही है। इसी रिपीट साइकिल को हम लोग एराइथ्रोसाइक्लिक साइकिल कहते हैं, एराइथ्रोसाइक्लिक साइकिल।
तो ये आपको साइकिल याद होनी चाहिए, नाम क्या है इसका। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही अब यहाँ से जो मैंने आपको दूसरा स्टेप बताया था, उसके बाद क्या हुआ, गैमीट्स। गैमीट्स जनरली दो तरह के होते हैं, मैक्रो गैमीट्स और माइक्रो गैमीट्स। जो मैक्रो वाला दिख रहा है ये फीमेल में होता है, फीमेल मैक्रो, और जो मेल होता है उसके अंदर माइक्रो, MICRO, माइक्रो और मैक्रो होता है गैमिट्स। अब ये दोनों क्या होता है ना कि जब नॉर्मल मॉस्किटो आता है वो बाइट करता है, तो बाइट करेगा तो ब्लड लेगा अपने माउथ में, तो ये जो गैमिट्स है वो उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, यानी आपस में मेल और फीमेल गैमिट्स जो है वो आपस में आकर के फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। अब ये सेक्सुअल प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद ओसाइट्स फॉर्म होगा। जाइगोट क्या आप बता सकते हो, जाइगोट फॉर्म हुआ, उसके बाद ओसाइट्स फॉर्म हुआ, और जैसे ही यहाँ पे ओसाइट्स फॉर्म हुआ उसके बाद वो दोबारा उनके अंदर स्टोर होने के बाद सलाइवा में जाएगा। किसके, तो जो हमारा नॉर्मल मॉस्किटो था उसके सलाइवरी ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे वो स्पोरोजोइड जाएंगे जो कंटेन करते हैं क्या, प्लाज्मोडियम को जनरली। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद वो किसी भी अदर पर्सन को काटेंगे तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो गाइस ये साइकिल आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फर्स्ट स्टेप जो कि बाइट कर रहा है, सेकंड स्टेप लिवर सेल में स्टोर हो रहा है, थर्ड स्टेप यहाँ पे मीरोजोइट्स जो कि एंटर कर रहा है आरबीसीज के अंदर, यानी एराइथ्रोसाइट्स के अंदर। एराइथ्रो साइक्लिक साइकिल चलता है यहाँ पे, एक्सो एराइथ्रोसाइक्लिक साइकिल। उसके बाद यहाँ से गैमिट्स जो फॉर्म हुए हैं वो फोर्थ वाला हो गया पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट ये आकर के बाइट करा, सिक्स पॉइंट यहाँ पे फ्यूज़न हो रहा है, सेवन पॉइंट ओसाइट्स फॉर्म हो रहे हैं। उसके बाद अगेन सलाइवरी ग्लैंड के पास जा रहे हैं स्पोरोजोइट्स जो कि अदर किसी पर्सन को काटेगा। तो ये टोटल 8 पॉइंट्स आपको अच्छे से रिमेंबर होने चाहिए, कोई पॉइंट नहीं भूलना है। इतना बना दोगे तो पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। सो गाइस उसके बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जैसे कि देख सकते हो क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे 4 अमाइनो क्विनोलिन्स के अंदर जो ड्रग्स आते हैं, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं एमोडाइक्विन, पायरानिराडीन हो गया, और वैसे यहाँ पे 8 अमाइनो क्विनोलिन्स के अंदर दिया हुआ है। तो गाइस ये आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से कर लेना है, और आपको जनरली मैं कल तक नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप चाहो तो यहाँ से, या फिर जो मैं क्लासिफिकेशन दूंगा सेम ही होगा, बस थोड़ा सा अच्छे से फ्लो चार्ट में करके मैं दे दूंगा ताकि आपको एकदम प्रॉपर समझ आए, उससे आप कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे क्विनोलिन्स, बिगोनाइट्स जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था, तो उस टाइप से यहाँ पे क्लासिफिकेशन कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है क्विनीन का, यहाँ पे क्विनिडीन। जनरली आपको एक जनरल स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद जो आर पोजीशन है वहाँ पे चेंज करते जाना है, जैसे OCH3 CH2, और माइनस यहाँ पे दिया हुआ है वो लीवो के लिए है, लीवो रोटेटरी, तो क्विनिन फॉर्म होगा। क्विनिडीन देखा जाए तो डेक्स्ट्रो अगर रोटेटरी हुआ तब हमारा क्विनिडीन फॉर्म होगा, तो OCH3 CH2 दोनों में ही आ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्विनीन फॉर्म होगा जब लीवो रोटेटरी होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी में क्विनिडीन फॉर्म होगा। सिंकोना यहाँ पे आप देख सकते हो डेक्स्ट्रो होना चाहिए, और यहाँ पे R1 की जगह H और R2 की जगह पे CH डबल बॉन्ड CH2 फॉर्म होना चाहिए। तो गाइस इस टाइप से आपको ये पढ़ लेना है, और यहाँ पे SCR दिया हुआ है, तो मैं आपको और सिंपल सा दिखा देता हूँ, जैसा कि आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा गाइस। SCR आ जाता है ना क्विनोलिन्स का, तो उसमें आप अगर आ गया तो क्या लिखोगे, तो 4 अमाइनो क्विनिन का ये स्ट्रक्चर आप पहले फॉर्म कर लोगे, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सब्सटीट्यूशन करना है कहाँ पे, नाइट्रोजन ऑन पोजीशन 1 हमारा नीचे की साइड है। यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूशन होता है जैसे ऑक्सीजन या कार्बन का, तो डिक्रीज होगा एंटी मलेरियल एक्टिविटी। उसके अलावा देखें कार्बन पोजीशन 4 पे अदर ग्रुप्स आकर के अटैचमेंट होते हैं, साइड अमीनो ग्रुप, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे यहाँ पे जो आप देख रहे हो पोजीशन नंबर 4 पे, तो इनहिबिटिंग DNA सिंथेसिस इन पैरासाइट्स। अब वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे R2 डाई अल्काइल अमीनो ग्रुप जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैक्सिमम एक्टिविटी, इससे ज़्यादा एक्टिविटी नहीं लिख सकते, मैक्सिमम जो कि हमारा क्लोरोक्विन के अंदर होता है, स्ट्रक्चर देखोगे तो वैसे ही होगा। C3 जो पोजीशन है यानी कार्बन नंबर 3, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप अगर अटैचमेंट है तो डिक्रीज होता है एक्टिविटी। प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक फिनोल रिंग जो साइड चेन में, तो वो भी लेस टॉक्सिक होगा और एक्टिव होगा।
अगर हम देखें कि यहाँ पे क्लोरो ग्रुप जो है कार्बन नंबर 7 पोजीशन पे इसेंशियल है एंटी मलेरियल एक्टिविटी के लिए, 7 पे आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है 8 अमीनो क्विनोलिन्स का, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन नाइट्रोजन ग्रुप जो कि फर्स्ट पोजीशन पे, और अगर उसकी जगह हटाओगे तो दोबारा डिक्रीज हो जाएगा एंटी मलेरियल एक्टिविटी। कार्बन नंबर 8 जो पोजीशन आप देख रहे हो, कार्बन नंबर 8 पे, यहाँ पे अगर आप आर डाई अल्काइल अमीनो अल्काइल जो चेन होता है वो इसेंशियल होता है मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए। तो ये वाला जो NHR देख रहे हो ये इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें प्रेजेंस ऑफ मिथॉक्सी कार्बन 6 पोजीशन पे, मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ पे अटैचमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसेंशियल एक्टिविटी के लिए। और कार्बन नंबर 7 पे अगर सब्सटीट्यूशन होता है तो डिक्रीज हो जाती है एक्टिविटी। तो ये ऐसे ही ओपनली होना चाहिए। तो गाइस सिंपल से आपको पॉइंट्स एक एक वर्ड के बता देना है, ऐसे ज़्यादा आपको झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा तरीके से आपको बता देना है। सो गाइस, और यहाँ पे क्लोरोक्विन का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, फर्स्ट आपको स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेना है सिंथेसिस के टाइम पे, याद रखना है आपको सबसे पहले। अब इस स्ट्रक्चर के बाद इससे आइडिया मिल जाएगा कि आपके पास जो स्टार्टिंग का प्रोडक्ट्स लेने हैं वो इसी से रिलेटेड है। तो गाइस यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग का प्रोडक्ट लिया है वो 4,6 डाइक्लोरोक्विनिन का लिया है, और उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो स्ट्रक्चर लिया है वो 4 डाईइथाइल अमीनो 1 मिथाइल ब्यूटाइल अमीन है। तो इन दोनों का आपस में रिएक्ट करवाएं तो हमारा फाइनली फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्म हुआ वो 7 क्लोरो 4 डाईइथाइल अमीनो 1 मिथाइल अमीनो क्विनोलिन। सो गाइस सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा, बस आपको 1 डे वेट करना है। कल तक आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो यूनिट जो सेकेंड है मेडिसिनल केमिस्ट्री का, इसका ये PDF मैं आपको अपलोड कर दूँ। और फार्माकोलॉजी कोशिश करूँगा कल वो भी अपलोड करने के लिए वीडियो, उस पर वर्क चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।